जनाब उनसे 2 जहाज 4 जहाज अभिनंदन जैसे शुरलियां तो कंट्रोल हुई ही नहीं। अभिनंदन को आपने जो बात की थी जैमिंग की वजह से ही कुड नॉट बी कंट्रोल्ड। वी वर हियरिंग ही वाज बीइंग टोल्ड टर्न बैक। वो उसको सुनाई नहीं दे रहा। वो शुरली की तरह आया, उसको शायद चाय की खुशबू आ रही थी। The tea is fantastic, thank you. लेकिन हकीकत ये है कि यस इस दफ़ा एग्रेसिव डिसीजन लिए गए अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी लीडरशिप थी उन्होंने मिलजुल के एक एग्रेसिव स्टांस लिया जो पे बैक हुआ। ये जो ट्रम्प आया बीच में वो इस वजह से आया, अगर इंडिया हम पे खुदा न खासा मजीद एग्रेसिव होता तो हमने वो शुरलियां पटाखे रमजान शरीफ के लिए नहीं रखे हुए, शब बारात के लिए नहीं। हमारा क्लियर स्टांस है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जब मलंगा नु छेड़ोगे देन वी हैव नो लिमिट्स। वेलकम बैक नाजरीन। आपने अरशद मलिक साहब के साथ हमारा पहला हिस्सा देखा पॉडकास्ट का, और उनके साथ बहुत सारी बातें थी जो हमने करनी थी, तो इसलिए हमारा जो पार्ट 2 है अब हम दोबारा इसके ऊपर आए हैं और अरशद मलिक साहब को दोबारा तकलीफ दे रहे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये जो आपकी जो ग्राउंड फोर्सेस होती हैं, जब ये सिंदूर हुआ, लेट्स स्टिक टू सिंदूर फॉर अ बिट। जब सिंदूर हुआ तो ग्राउंड फोर्सेस के साथ जो एक कोऑर्डिनेशन होता है, जिसकी कोऑर्डिनेशन के साथ मिलके एवैक्स वगैरह सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके दे हैड टू फायर ऑफ मिसाइल्स, ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल्स, वो भी इन्होंने चलाए। सो दैट वाज आल्सो आई मीन डैमेजिंग फॉर इंडिया। उनके एयरफील्ड्स, हमने उनको क्या क्या किया। फिर उनके बाद हमने जो जैमिंग की उनके तो मैंने सुना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स थे लाइक लेस्को एंड कंपनीज, वो भी सारी जैम हो गई, उनमें पावर भी चली गई। तो ये सही है? इस तरह आपने इसमें 2 पहलुओं की निशानदेही की है। पहली आपने बात की है ग्राउंड फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन की, दूसरी आपने बात की है जैमिंग और ईडब्ल्यू एसेट्स की। जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी जो जैमिंग हुई है, जो साइबर वॉरफेयर थी, जो 3 डायमेंशनल वॉरफेयर हमने जाके ली और 5th डायमेंशन तक लेके गए, वो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज प्योरली एयरफोर्स। राइट। फॉर पास्ट 2 years our air force leadership had started to focus on cyber warfare. आप कभी जाके उस एयरफोर्स के सेटअप को देखें, उसमें एक और चीज़ बड़ी हमें बात करनी चाहिए और क्रेडिट देना चाहिए, दैट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स इंडिजनाइजेशन। याद रखिए कि जब भी आप जैमर्स बनाते हैं, जब भी आप कोई जैमर्स या EW एसेट्स बनाते हैं, अगर उसको आप एक्सपोर्ट लेके आ जाएं तो वो वाला कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज्ड, या जो मैन्युफैक्चरर है वो उसको कंट्रोल कर रहा है। It's a compromise. हाँ, ये तो एक बड़ा So obvious. that is what Air Force started to do, that it went on indigenization. It inducted young boys and girls. And वो जो offensive और defensive forces का concept लेके आए, which started to penetrate into their electronic systems. And that's why what you're pointing out, that their electricity companies भी बिल्कुल grid disable हो station, गई। train station, train भी even बिल्कुल। their MOD we also attacked alhamdulillah. So this credit goes to Air Force. So वैसे मैं एक hypothetical सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, बड़ा ही एक belligerent सा क्वेश्चन है। जब वो बिल्कुल डिसेबल्ड थे, could we have destroyed them completely? वैसे इस तरह किया तो नहीं जाता। Everything was in front of our eyes. We could have made more damage to them. And we sent a right message. This was the first ये मैसेज ही भेजा ना हमने। This was the first time जहाँ हमने, जब ये हमारा रिएक्शन था, जो अगली दफा ऐसा नहीं होगा, उसमें मोर ऑफेंसिव होंगे, वो थे ड्रोन यूटिलाइजेशन। हमारे ड्रोन इस दफा फर्स्ट टाइम हमने उनके दिल्ली के ऊपर, हमने बहुत दूर जब सब जैम था तो हमने भेजे तो वो उनको रियलाइज भी करवाया। एंड दे आल्सो डिड अ गुड जॉब, बिकॉज यू नो इसराइली टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस। हमारी जो टेक्नोलॉजी ड्रोन की थी वो टर्किश, चाइनीज और इंडिजिनस थी। अब हम इसमें मजीद बेहतर किया। सो द क्वेश्चन वाज, वी कुड नॉट हैव कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड देम, वी कुड हैव delivered more damage, but we sent messages. जो अब मेरा ख्याल में वो रीबिल्ड फैक्ट्री का तो हमने काफी बात कर ली। रीबिल्ड फैक्ट्री आपका बहुत बड़ा एसेट है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आप, क्योंकि मिराज वो खत्म कर रहा था ना फ्रांस, तो आप फैक्ट्री उठा के ले आए उनकी? नहीं, उनकी मशीनरी ले आए ना? That's what I've heard. No, that doesn't happen. हम अपने ऊपर हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली थी कि हम बहुत से काम खुद करते थे, सिर्फ स्पेयर्स वहाँ से लेते हैं। बिकॉज स्पेयर्स जो होते हैं वो आप तब बनाते हैं अगर वो इकोनॉमिकली वायबल हो,
ओके मैंने अभी आपको बताया कि अभी एक मैं आपके साथ एक और बात इसी में रीबिल्ड फैक्ट्री में बात करता हूँ। जब आप जहाज़ बनाते हैं वाइबल वो तब बनते हैं या तो उसका बहुत बड़ा ऑर्डर आपका अपना हो या उसकी एक्सपोर्ट वर्जन। हाँ अगर एक्सपोर्ट नहीं होगी तो जो एसेट्स आप लेके आए हैं वो यूजलेस हो जाएंगे, दे विल बी लाइंग आइडल। आज जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए एक राह खुल रही है वो एक दफाई इंडस्ट्री के लिए एक स्ट्रेटेजिक पाथ है जिसमें आप न सिर्फ अपनी खुद इन्हिसारी की तरफ जा रहे हैं, न सिर्फ आप इंपोर्टर से दफाई बरामदात में जा रहे हैं, बल्कि आप उस कीमत को कवर करेंगे जो कि आपने इन्वेस्टमेंट इस पे की हुई है अब फिर तक, हाँ। एक और बड़ी बल्कि मैं profitable आपको भी हो मजे की जाएंगे। बात बताऊं कि पाकिस्तान एयरफोर्स अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जो रीबिल्ड फैक्ट्री की सूरत में जहाज मेंटेन करके रीबिल्ड करती है, जहाज उड़ाती है, जहाज मेंटेन करती है, जहाज बनाती है और जहाज एक्सपोर्ट करती है। दुनिया की कोई एयरफोर्स ऐसी नहीं है जो मैन्युफैक्चरर भी हो, ऑपरेटर भी हो और एक्सपोर्टर भी। यानी कि इंडस्ट्री को भी खुद ही ऑपरेट कर रही है वो, जो सारी वो है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आजकल अच्छा इसका आपने कहा कि जो J10C है, चूँकि चाइना इसको इतना ज़्यादा अभी देना नहीं चाह रहा, लोगों को दुनिया को पता चल जाएगा, तो इज़ दैट द रीज़न वाई एंड बिकॉज ऑफ आवर एक्सपर्टीज़ लोगों ने जो देखी तो लोगों ने कहा कि भाई इनके पास ही चलते हैं और ट्रेनिंग भी इनसे ही लेंगे। दैट इज अ की पॉइंट, दैट इज़ द की पॉइंट, दैट इज अ की पॉइंट एक्चुअली। यू नो आप जहाज बना भी लेते हैं, जहाज उड़ा भी लेते हैं, बट जो आपकी ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट है, जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, जो ऑपरेशनलाइजेशन है और जिसको आप कहते हैं मैंने कॉम्बैट में प्रूव किया, वो हमारा सबसे बड़ा शायद दैट इज योर एसेट। सो पीपल वांट टू अंडरस्टैंड, यू नो, व्हाई डू पीपल इनवाइट यू टुडे, व्हाई आर दे मेकिंग दिस एज अ केस स्टडी कि दुनिया में BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज या बहुत दूर से फासले में मारने वाले मिसाइल की ये पहली जंग कहलाई और उसमें अल्लाह ताला ने आपको फतह दिलवाई और उसमें आपने प्रूव किया जो आपने बात कर रहे थे कि हमारे पास जो स्कमिश था उसमें ज़्यादा जहाज लॉक थे। उसमें तो आपके पास कुछ ही, इसमें तो हमारे बहुत जहाज लॉक थे। अच्छा, इसमें भी आपने फिर कम गिराए हैं। जो ट्रम्प साहब कहते हैं 8 थे, तो हमारे पास उससे भी ज़्यादा 20-25 थे। अभी भी शायद ये बात किसी दिन खुलेगी इंशाल्लाह। जो मिसाइल फायर हुए हैं उनमें से बहुत से इंडिया के जहाज बैटल डैमेज होकर लैंड हुए। बैटल डैमेज वो होते हैं, बैटल डैमेज भी हुए हैं, वो जहाज होते हैं जिनको मिसाइल लगता है लेकिन वो इस काबिल होते हैं कि आके लैंड कर जाएं। हाँ, तो ये लकीली अब हमारे पास वो डाटा है, अभी हम उसको रिवील नहीं करना चाह रहे। राइट। अच्छा, दूसरी मुझे ये बात बताएं जो कि मैं सोचने की कोशिश कर रहा था, मुझे याद आ गई। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। ये जो रफाल का सिस्टम है, रफाल वो अब उन्होंने एक ऑर्डर दिया बहुत बड़ा, आपके नज़र में होगा, तो वो हमें कितना डैमेज करेगा वही, लेकिन उनकी ट्रेनिंग और वो सारी चीज़ पे, क्योंकि वो तो आसमान भर देना चाहते हैं कि इतने हों कि ये कितने लॉक करके हमें मार लेंगे। सो व्हाट इज़ आवर आंसर टू दैट? देखिए, जहाज़ जब आप लेते हैं तो आप अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और एरिया के लिहाज से लेते हैं। और बहुत बड़ा मुल्क है। सेकेंड, आप सिर्फ आप अब उनके दुश्मन नहीं हैं, आप समझ रहे हैं? उन्होंने 3 फ्रंट वॉर अब लड़नी खोल ली है, बिल्कुल जो आपने कहा ना, लफ्ज खोल ली है। हाँ, अब बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान। So that is why the requirement is more, one. Right. Second, once you have saturated the airspace, you are likely to be targeted more. अब अगर आप देखें तो जो बॉम्बे की तरफ जाती है आपकी अच्छा, इसका सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो इसका मतलब है कि उनको जब वो आएंगे इतने सारे तो हमारे लिए टारगेट इजी हो जाएंगे, हम मारेंगे, वो डिमोरलाइज्ड एंड देन सेम इफेक्ट। दूसरी जनाब, उनसे 2 जहाज 4 जहाज अभिनंदन जैसे शुरलियाँ तो कंट्रोल हुई नहीं, वो तो हुई नहीं। हाँ, अभिनंदन को आपने जो बात की थी जैमिंग की वजह से ही कुड नॉट बी कंट्रोल्ड, वी वर हियरिंग, ही वाज बीइंग टोल्ड
टर्न बैक वो उसको सुनाई नहीं दे रहा वो था। शुरली की तरह आया, उसको अंदर ही आ शायद गया। चाय की खुशबू आ रही थी, तो आपने चाय भी तत्ती नहीं रखी आप थी। सॉरी टू इंटरप्ट यू। अच्छा वो आप कह रहे थे बॉम्बे को जो जाती है जी, वो जो हाँ। बॉम्बे कोस्ट लाइन है, उस पूरी हाँ। कोस्ट लाइन पे इतनी इंडस्ट्री है। बहुत ज्यादा है। अगर आप गुजरात का जो गुजरात का सारा वो बिल्कुल, देखें, बिल्कुल। अगर आप उस इंडस्ट्री को टारगेट करना शुरू कर दें, जो कि अब आपके अब हम पास करेंगे। कैपेबिलिटी है और अब आप करेंगे भी, तो आप ये देखें कि इस दफा विक्रांत जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर था वो क्यों नहीं आगे आया। वो एक अच्छा, बहुत बड़ा थ्रेट था। अच्छा। इसलिए कि अब अल्हम्दुलिल्लाह J-17 और J-10 की सूरत में आपके पास जो लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल्स आ गए हैं और जितनी एक्यूरेसी के साथ हैं वो उनको बड़ी आसानी से टारगेट बना सकता है। 1 सेकेंड, इनको शायद अभी अंदाज़ा नहीं है कि जो टारगेट ड्रोन जो हम ड्रोन्स बना रहे हैं, अब तो अगली गेम ही ड्रोन्स की है, तो वी कैन वेरी वेल लॉन्च दोस ड्रोन्स आल्सो। सो दैट इज वाई जो हम बात कर रहे ये थे, सरप्राइज हमें हो सकता है ये हो कि ड्रोन्स ही काम करें सारा। और उनकी वनरेबिलिटी जो उनके टारगेट्स की है, जिसको हम कहते हैं वनरेबल पॉइंट्स, वीपी आपने अक्सर लफ्ज शुरू होगा, उनके वीपीज हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा हैं। ओके फिर वो जो 2-3 आप अच्छे वनरेबल पॉइंट को हिट कर दें तो वो जो पूरी नेशन डिमोरलाइज होती है, जैसे हाँ यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो तो इतनी डिमोरलाइज हुए हैं, वो तो क्रिकेट में भी हारना शुरू हो गए और बॉलीवुड की मूवीज वो उसी तरह ही बना रहे हैं। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हमारी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और जो सैटेलाइट है वो तो जीपीएस है ना, वो तो अमेरिकन वेस्टर्न बेस्ड है। चाइना का है बेदू। तो हम बेदू पे रिलाई करते हैं विच कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड, इस वजह से वो हमें नहीं देख पाते। नहीं, इज वन ऑफ द फैक्टर्स या क्या इसमें जरूरत है रोशनी डालें? जीपीएस तो एक ऐसा सिस्टम है जो हम सब इस्तेमाल करते हैं और कर भी रहे हैं। बेदू सिस्टम भी है, लेकिन अब टेक्निक्स ऐसी आ रही हैं जिसपे आप एंटी जीपीएस डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं और जिसकी वजह से आप सर्वाइव करते हैं। 1 Right. सेकेंड, जो आपके सिस्टम्स हैं उनके अंदर आप उतनी ज़्यादा इन पे डिपेंडेंसी नहीं करते, आप रिडंडेंट मॉडल्स में चले जाते हैं, अच्छा जिसकी वजह से आपका सर्वाइवल बढ़ जाता है। राइट। तीसरा आपने ये किया हुआ है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हर मुल्क ने, अमेरिकन्स भी हैं, चाइनीज भी हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं कह रहा था हमने अपना भी डेटा लेक सिस्टम इंट्रोड्यूस करती हैं। सो इफ वन सिस्टम गोज डाउन, you have already fed the mechanism, you are passing it on to your buddies or to your support elements. So एक अमेरिकन सिस्टम है, एक चाइनीज सिस्टम है और एक आपका इंडिजिनस सिस्टम। अच्छा इस जो सिंदूर ऑपरेशन था उसमें आपके डेटा लिंक ने भी आपको बहुत सपोर्ट, इंडिजिनस ने, ओके। जिसके लिए बाज़-औक़ात बारहा गलतुल-आम हो गया कि जी इनको तो चाइना ने ही सारा कुछ डाटा वो इंडिया दिया। वाले ऐसी- तो यही कहते हैं ना कि ऐसी वो कोई इन्होंने बात चाइना नहीं। नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो हम पे मेहरबानी की, उस पे हमारी वो मशकें सारी शामिल थीं, वो एक्सरसाइजेज शामिल थीं, वो लेसन्स ड्रॉन शामिल थे और ये बैकअप सिस्टम शामिल थे, जिसकी वजह से आपने ये अच्छा एक थोड़ा सा मैं इधर थोड़ा सा हल्का सा पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे करूंगा कि बालाकोट के टाइम पे आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, सो ही वाजंट इंक्लाइंड टू गो फुल फ्रंटल इंडिया के खिलाफ कर दिया जाए अटैक। इस वक्त जो मिलिट्री लीडरशिप थी, जो आर्मी चीफ थे जब, तो उनका ख्याल ये था कि इंडिया को एक ब्लडी नोज देंगे तो ये पीछे हटेगा। तो उसकी भी एक वजह है। आप जो लीडरशिप होती है ना, हाँ, उसका जो आपका आर्मी जो एयर चीफ थे वो तो बड़े देखिए जो लीडरशिप होती है ना, वो हर लीडरशिप, आसिम मुनीर साहब के बारे में मैं हर लीडरशिप का एक अपना स्टांस होता है, एक स्ट्रेटजी होती है। कुछ होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, कुछ होते हैं जो कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन इसलिए लेते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना जाएं कि ये उल्टी ना पड़ जाए। हाँ, ये जो डिसीजन होते हैं ये एनसीए में होते हैं, इसमें किसी एक बंदे का डिसीजन नहीं होता। अब जब आप नेशनल कमांड अथॉरिटी में जाके लोगों को लॉजिक्स देते हैं, आप बहुत सॉरी इंटरप्ट यू, बहुत ज़्यादा स्टेट सीक्रेट नहीं बताएंगे। नहीं ये तो आम फहम बात ज़्यादा है डेप्थ में ना जाए कि नेशनल कमांड अथॉरिटी बैठ के डेलिब्रेट करके डिसीजन लेती। अब उसमें ना तो मैं बैठा हूँ, ना आप बैठे हैं, ना साफी बैठते हैं। फिर ये बेपरकियाँ उड़नी शुरू होती हैं, मैं उनको पसंद करूँ, आप उनको पसंद करें। लेकिन हकीकत ये है कि यस, इस दफ़ा एग्रेसिव डिसीजन लिए गए अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी लीडरशिप थी उन्होंने मिलजुल के एक एग्रेसिव स्टांस लिया जो पे बैक हुआ। जो पिछली दफ़ा था वो हमने, ये बैकफायर भी कर सकता था। बिल्कुल हो सकता था। यस, यू नो ये जो ट्रम्प आया बीच में, वो इस वजह से आया कि खुदा न खासा
अगर इंडिया हम पे खुदा न खासा मजीद एग्रेसिव होता तो एटॉमिक तो हमने वो शुलियाँ पटाखे रमज़ान शरीफ के लिए नहीं रखे हुए शब बारात के लिए नहीं है। सही हमारा क्लियर स्टांस है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो मलंगा नु छेड़ोगे देन वी हैव नो लिमिट्स बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ योर सॉवरेनिटी। सो दैट इज़ हाउ दीज डिसीजंस आर टेकन। हाँ अच्छा, दूसरा अब आते हैं जी ईरान इसराइल की जो जंग हुई उसके बाद फ़ौरन बाद हुई। पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर देखा जाए और ज़ायनिस्ट मतलब सारे ज्यूज़ तो एक तरह के नहीं हैं, ज़ायनिस्ट जो ज़ायनिस्ट प्लान्स हैं कि इसको तबाह कर दो, उसको तबाह कर दो, सारा गाज़ा जो है उसको कत्ल कर दो, तो वो वाले जो डिज़ाइंस थे उनके हवाले से आप क्या समझते हैं कि मोदी का वेरी क्लोजली अलाइंड विद इजराइल, मोदी का अटैक करना और उधर से ये कोऑर्डिनेटेड तो नहीं थे? व्हाट्स योर गट फीलिंग कि इधर से मैं करूँगा पाकिस्तान को, मैं बहुत कमज़ोर कर दूंगा, तुम ईरान को करोगे, टू बिग इस्लामिक कंट्रीज कंप्लीटली इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। देखिए ज़ायनिस्ट सोच और हिंदुआता सोच में कोई फ़र्क नहीं One. True. Second, the way they are dealing with Gaza, I think इससे ज़्यादा इंसानी बर्बरियत की मिसाल नहीं होती। बिल्कुल कोई शक आपने 70,000 से ज़्यादा लोग शहीद कर दिए, बिल्कुल, जिसमें मैक्सिमम बच्चे और ख़वातीन थी। बिल्कुल ऐसी बात। ये तो वो लोग हैं जो शहीद हो गए। अब ज़रा आप उन लोगों की मिसाल और उन लोगों की ट्रैक करें कि जो बेचारे ज़ख्मी हैं, जो क्रिपल्ड हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से इस मौजू को बहुत गहर से देख रहा हूँ। आज भी इस वक्त हम गजा में बात कर रहे थे, जो डॉक्टर्स वॉलंटियर गए हुए हैं कि किस तरह उन कैंसर से ज़्यादा बच्चों को अल-खिदमत में से लोग जाते हैं वहाँ पे वॉलंटियर्स। अल-खिदमत फाउंडेशन से नहीं जाते, हमारे स्पॉन्सर्स, क्योंकि पाकिस्तानी तो जा ही नहीं सकता गजा में एंटर नहीं हो सकता। सो यूएसए और यूके के जो डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तान के हैं लेकिन उनकी शहरियत पाकिस्तानी निजात, उनको हम स्पॉन्सर करते हैं और उनको साथ। आज हम उनसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इस कदर दर्दनाक स्टोरियां हैं बच्चों के पास और बूढ़े लोगों के पास, कैंसर की एक दवाई नहीं है वहाँ पे। यकीन करें तारिक भाई, जो मैंने देखा है लोगों को जिनसे मैं मिला हूँ जी, इससे ज़्यादा इंसानियत की तौहीन आज के दौर में या पिछले दौरों में नहीं जी, इसमें कोई शक तो ये करने वाले ज़ायनिस्ट थे। हाँ, और उनको भरपूर सपोर्ट थी अमेरिका की, अमेरिका की और इंडिया की भी। अगला जो था 100% सपोर्ट थी हिंदुआता सोच की। और आपने ये सुना होगा कि वहाँ पे इजराइल में बहुत से हिंदू सोल्जर्स भी हैं, इजराइल में जैसे स्ट्रेटेजिस्ट हैं। हाँ जी, आप अगर आज पीस प्लान देखते हैं तो उसमें कौन है? टोनी ब्लेयर जी, क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जी, और मैं नहीं कह रहा, इराक के इन्वेजन के टाइम दुनिया कह रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बिल्कुल कह रहे हैं। फिर तो ये वो सारे वो लोग हैं जो कि मुसलमानों के खिलाफ हैं। अब मसला क्या है, हम मुसलमान भी अपने खिलाफ हैं। हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि हमारे खिलाफ कौन। तो आपकी जो बात को कट करते हैं, बिल्कुल सही था कि आप सुनते आ रहे थे कि अब ईरान की बारी है, अब टर्की या पाकिस्तान की बारी है। इन्होंने ये सोचा, अगर आप याद करें तो मार्को रूबियो ने कहा था कि ये तो आपस में लड़ते रहते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान, हमारे से कोई लेन देन नहीं, खुद ही कहा, बिकॉज दे वर थिंकिंग दैट इंडिया हमें तबाह कर देगा, गॉड फॉरबिड। बट वो अल्लाह ताला की ज़ात और अल्लाह का खास करम जिसने हमें सुरखरू किया, वो एक शेकर था इनके लिए। एक रात में 4 जहाज पहले गिरे, साथ ही 2 और गिर गए। अभी तो मैं बैटल डैमेज की बात नहीं कर रहा, मैं यूएवी की बात नहीं कर रहा। सो वो एक झटका लगा। सो दे वर ऑलरेडी लाइंड अप फॉर ईरान। सो इसमें तो लेकिन वो पीछे हट नहीं सकते थे, वो प्लान हुआ था, दे हैड टू गो। अच्छा, ईरान की वो जो वॉर हुई उसके ऊपर आप थोड़ा सा, क्योंकि ईरान नो एयरफोर्स, ओनली मिसाइल्स, और वो उन्होंने कैसे लड़ी? कुछ लोग कहते हैं कि उनको एक हिडन हेल्प आ गई, तो वो हमारी तरफ से गई थी या चाइना की तरफ से? हमारी तरफ से बिल्कुल कोई हेल्प नहीं गई। इखलाकी तौर पे पूरी भरपूर मदद थी, बिकॉज इंडियंस वहाँ पे जो अंदर थे वो तो उन्होंने बड़े निकाले, बिकॉज दे वर स्पाइस। यही तो आई ओपनर था ईरान के लिए, जो हम बार बार कहते थे कि तुम चाबहार में ऐसे लोगों को ला रहे हो जिनके मुंह में राम राम है और बगल में छुरी है, बट उसको वो रियलाइज नहीं करते थे। हाँ। इस जंग में उन्होंने रियलाइज समझ आ गई। सो हमने इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं की। 1 सेकेंड, इजराइल ईरानियों को क्रेडिट दें कि दे वर रेजिलिएंट नेशन। हाँ, वो दे रिस्पोंडेड, दे डिड नॉट शाय अवे। उन्होंने मिसाइल फेंकते रहे।
जितनी भी सलाहियत थी। हाँ, मैं फिर वही बात फिर वो करूंगा, जैमिंग वगैरह की मैं कोई वही बात कर रहा EW था कुछ कि आई उनकी? जी, हाँ। जो कैपेसिटी होती है ये महीनों की या 1 साल की नहीं होती, ये अशरों की है। जी जी बिल्कुल। इस चीज़ को उन्होंने पहले से ही सेंस किया हुआ था, एंड दे वर इनटू दिस टेक्नोलॉजी विद यस रशियन, विद कोरियंस, विद चाइनीज, एंड दे वर डेवलपिंग दीज एसेट्स। उनके बाय द वे ये जो जहाज होते हैं ना वो भी बड़े हैं ना, ये जो हम यूज करते हैं अभी आप ड्रोन्स जी, ड्रोन्स भी ईरान के अपने बड़े अच्छे हैं, देखिए, खुद बनाते हैं वो। मेरा ईरान के साथ भी थोड़ा सा राब्ता रहा जब मैं एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में था। हम चाह रहे थे कि हम इनको कुछ कोलैबोरेट करें एक्सपोर्ट उनके करें। साथ। अच्छा, वो एक्सपोर्ट करें। बिकॉज हमारे सुपर मशाक, ये उस वक्त मशाक के क्राफ्ट थे, ये हमने एक्सपोर्ट किए हुए हैं, ईरान के पास हैं। ईरान की जो सलाहियत थी, उनकी जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी थी, वो उन्होंने टेक्नोलॉजिकल पार्क्स बना के की हुई है। अच्छा, आप अभी बात कर रहे थे ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट इजराइल के साथ हुआ, तो उसके अंदर एक तो उनको अमेरिकन जो कंपनीज थी व्हाट्सएप टाइप, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खुल्लम खुल्ला उनको लोकेशंस दी, उन्होंने बंदे मारे, और उनके अंदर लोग बहुत सारे इंडियंस थे। इस वक्त भी जैसे माइक पॉम्पियो ने कहा कि जो मुजाहरे हो रहे हैं उसके अंदर मोसाद एजेंट्स फिर रहे हैं। तो ईरान अब अगला कोई जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें अब इंडिया अलाइंड विद इजराइल और अमेरिका के साथ भी वो है। टेक्नोलॉजी आपने जैसे कहा कि अब कटिंग एज जो है ना चाइनीज़ की थोड़ी सी एक ऊपर है अमेरिका से, तो उसको किस तरीके से वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कैसे जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब भी अब हमारे साथ आ गया है उसमें, यूएई जो है इट इज़ स्टिल विद इजराइल। तो ये एक जो चेस बोर्ड बनता है, इसको आप कैसे देखते हैं? हाउ विल इट पैन आउट? देखिए, मेरे जो मानना है वो ये है कि हमें ना छोटे अलाइंसेस के बाद रीजनल अलाइंसेस में जाना चाहिए, और उस रीजनल अलाइंसेस को आपको बढ़ाना चाहिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड हैव अलाइंसेस विद इन योर एरिया बाउंड्रीज के साथ साथ। अच्छा, अब हमारे लिए बदकिस्मती है कि हमारे पास जो ईस्ट में दुश्मन है वो अज़ली दुश्मन है, और ये बिल्कुल तय कर लें कि वो कभी आपके मफाद में कोई बात नहीं करेगा, भले वो जिस मर्जी आप बात पे ले जाएं। दूसरी हमारी बदकिस्मती, हम अफगानिस्तान का भी मैं जिक्र करने का, वो भी इंडिया के साथ अलाइंड आज का। ये अब एक और बदकिस्मती है, और इस चीज़ का ये लफ्ज़ याद कर लें, जिस तरह भी हमने कहा ईरान ने रियलाइज़ किया, अफगानिस्तान भी एक दिन रियलाइज़ करेगा। जल्दी कर लेगा? आपकी क्या प्रेडिक्शन है? जब तक ये उनकी जो उनको समझ नहीं आएगी। देखिए, अफगानिस्तान की आप दो बात करें, अफगानिस्तान एज अ मुल्क और जो उस पे रिजीम मुसल्लत, हाँ, वो गैर two कानूनी different में, things, हाँ। सो देयर आर टू डिफरेंट। सो जब तक ये मुसल्लत जो रजीम है ये अपने आप को सीधा नहीं करती, लेकिन मुसीबत यह है कि उनको अपने अवाम का कोई एहसास नहीं। आप अपने नेबर के साथ ऐसा पंगा ले रहे हैं जिससे कॉम्प्रोमाइज आपकी अपने बेचारे गरीब लोग हो रहे हैं। ये मेरा क्वेश्चन ये था, आगे वो क्वेश्चन के था। सो अब पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है? पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी, देखिए, अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह ईरान ने रियलाइज किया, दे आर फॉलोइंग इनटू यू। बांग्लादेश ने रियलाइज किया, दे आर फॉलोइंग इनटू यू। श्रीलंका इज आल्सो रियलाइज्ड, दे आर नॉट एज सच फॉलोइंग, दे आर वीकर कंट्री। सो ये आपकी रीजनल स्टेबिलिटी की वजह से और आपकी ये जो सिंदूर ऑपरेशन की वजह से अल्लाह ताला ने आपको जो, अब आपने इसको आगे लेके चलना है। फिर आपको सऊदिया ने जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस दिया, उसमें अब टर्किया ने आपको विलिंगली अपने आप को वॉलंटरली, मैं ये देख रहा हूँ कि इसके बाद इंशाल्लाह कतर और टर्की की बड़े अरसे से हमारे साथ कोलैबोरेशन के चांसेस थे। हमारे एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में भी उनके कई प्रोग्राम आए। सो मैं ये देख रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिक अलायंस में यूएई साइड पे जा रहा है, बिकॉज यूएई अकेला रह जाएगा, बिकॉज उसको वो ये समझता था, ये मेरी जाती राय है कि एमबीए ये समझते थे कि मैं एमबीएस से सुपीरियर हूँ, वो मेरा शागिर्द है, यही समझता है। अब अंदरूनी तौर एज में भी ज्यादा है ना, एज में भी ज्यादा है, लेकिन वो मैं समझ गया। अब एमबीएस के पास ये बड़ा गोल्डन मौका है कि वो अपने आप को, अल्लाह उनके वालिद मोहतरम को सेहत दे, अल्लाह उनको सेहत दे, बट उनकी जो एज है उस पर डेफिनेटली इनके चांस हैं, और इनके पास जो आगे एज है टू रिमेन। इस वक्त अगर वो ये डिसीजन ले लेते हैं अगेंस्ट यूएई, तो वो अपने इलाके में भी उनका एक बिग ब्रदर से भी बिगेस्ट ब्रदर बन जाएंगे। सो पाकिस्तान, सऊदिया, टर्की,
Azerbaijan, and some of the Gulf countries like Kuwait, Bahrain, Qatar. So ये आपका नेक्सस बनता है जिससे आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है टर्की से, आपको फाइनेंशियल एड मिलती है कतर से और सऊदी अरेबिया से, इलाके में आपकी पहले ही चौधराहट हो गई है, मिलिटरली आपकी एक रिट कायम हो चुकी है. सो मैं ये देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव मनूवर के तौर पे लेके चलें तो खारजी महाज पे इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, वो है दाखिली महाज. अभी दाखिली लिहाज से हम उतने स्टेबल नहीं हैं. हाँ, भले आप चलें, इकोनॉमिकली सॉरी मैं एक और मेरे जहन में सवाल आ रहा था कि ट्रम्प जो इस वक्त हमारी बलाएं ले रहा होता है और हर वक्त हमारी तारीफ़ें कर रहा होता है, ये जो गज़ा में जो इन्होंने कमेटी बनाई है जो बन रही है उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम भी आ गया, सारा कुछ हो गया, तो क्या ये उसकी वजह से तो नहीं कर रहा? और अगर फ़र्ज़ करें हम किसी तरीके से ना करेंगे, चाहे हम डायरेक्टली ना करें, तो आपको पता है कि ही इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पर्सन टू डील विद, तो वो हो सकता है कि हमारे खिलाफ भी महाज खोल दे या वो नहीं खोल सकता बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेंथ. खैर अमेरिका के मुकाबले में तो स्ट्रेंथ नहीं है हमारी इतनी, लेकिन इतना हमारा क्लाउड तो होगा कि वो हमारे खिलाफ इस तरह ना जाए जिस तरह वो मोदी के खिलाफ हर वक्त बोलता रहता है. देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की. एक बात याद रखिएगा कि अमेरिका कभी अपने इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाएगा, बिल्कुल, कभी आपको आउट ऑफ द वे फेवर नहीं करेगा. अगर आपकी बलाएं ले रहा था तो अभी उन 75 मुल्कों में पाकिस्तान को क्यों डाल दिया जिन पे वीज़ा रिस्ट्रिक्शन आई? हाँ, इसका मतलब है कि वो एक ड्रामा ही था. अब अमेरिका एक बहुत बड़ा ड्रामा, अनप्रिडिक्टेबल, और ख़ास तौर पे इस वक्त की लीडरशिप. वन सेकेंड, अगर आप उन 8 मुल्कों में आते हैं तो ये आपकी एक पजीराई है जिसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए. तीसरी बात, मैं भी इसको ऐसे ही देख लेना चाहिए. तीसरी बात, देखें ये फैक्ट है, हकीकत है कि आज ईरान पे मुश्किलात का एक सबब ये है कि वो हठधर्मी के साथ, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, ईरान अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है. इसी चीज़ को आप डिप्लोमेटिकली भी कर सकते हैं. हाँ, तो पाकिस्तान की जो इस वक्त सलाहियत है, अच्छा हम भी ईरानी है लेकिन बट वी आर वेरी फ्रेंडली एंड you should be डिप्लोमेटिक. like that. हाँ, And why not that if we look after our interest जी. and also Muslim Ummah's interest, if we are being asked to लेकिन take हम part. बहुत ज़्यादा फंस नहीं जाएंगे मुस्लिम उम्मा का सोचते सोचते? आज तक हम हर मुस्लिम उम्मा का दर्द तो हमारे ही सीने में. नहीं, वो तो फ़लस्तीन है. का दर्द हमारे सीने में, आपको फ़लस्तीन ने आज तक सपोर्ट नहीं किया. इराक का दर्द आपके सीने में, उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं देखें in the event of a conflict, मैं कह रहा हूँ कि कल को हम बहुत ज़्यादा फ्रंट्स के ऊपर तो नहीं फंस जाएंगे. मैं यही तो या कह हम रहा हूं, फंसेंगे ही नहीं. हम नहीं फंसेंगे. Okay. मैं कह रहा हूँ 3 चीज़ें. एक आपका दाखिली महाज है, वो आपका अपना हो गया. फिर डिप्लोमेटिक पे आपको फुल जाना चाहिए, भरपूर तरीके से जाना चाहिए. तीसरा आ जाता है आर्मी या मिलिटरली, उस पे आपको कंट्रोल जाना चाहिए बिकॉज आप खुद भी फंसे हुए हैं. नाउ इट इज ओपन, इकोनॉमी हमारी टू एंड वॉर. स्ट्रांग नहीं है. फिर योर इकोनॉमी डज नॉट सपोर्ट, देन योर forces are not at this stage in a position whereby you can start to split them. मैं एक और बात कहता हूँ, ईरान की मेरे ख्याल में कमज़ोरी की एक और वजह ये भी थी कि उन्होंने अपने दाखिली महाजों को छोड़ के बैरूनी महाजों पे वो ज़्यादा. हिजबुल्लाह और इधर पंगे सीरिया. उससे क्या हुआ कि जो एक आम आदमी था, ताजिर था, नौजवान था, जो जेनजी आ रही थी, वो डिस्टर्ब हुई और ये इंतशार सामने. ऑल्दो मेरी ये कन्विक्शन है कि आज भी अमेरिका एंटी और अमेरिका इजराइल एंटी जो ईरान है, जज्बात हैं, मैं जज्बात ईरान की मेजॉरिटी, लेकिन वो डिस्टर्ब जरूर है बिकॉज ना उनको रोटी मिल रही, ना उनकी डॉलर की बहुत वैल्यू 30,000 पे पहुंच. सो खुदा न खास्ता हमें ये चीज़ें, हमारे सामने एक मिसाल है जिसमें इंटरनली स्टेबल हो जाएं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ आएं, पोलिटिकली डिप्लोमेटिकली यस बी अ लीडर, मुस्लिम लीडर बने, रीजनल लीडर बने. इंडिया ने भी तो देखें ब्रिक्स में चला गया. इंडिया ने सार्क के मुकाबले में एक और ऑर्गेनाइजेशन बना ली, आज वो भी ख़त्म हो रही. तो ये रीजनल अलाइंसेस आपको सपोर्ट इस तरह करते हैं कि आपकी सालमियत इंश्योर होती है, आपका बयानिया तकवीत पहुंचती है और आपको वर्ल्ड ओवर लोग अप्रिशिएट करते हैं और आपके जो प्लस चीज़ें हैं फिर आपको इकोनॉमी में हेल्प मिलती है.
बिल्कुल, जिस तरह हमारी ये एक्सपोर्ट्स जो मिलिट्री हार्डवेयर की। अच्छा, आखिरी एक सवाल अब मैं आपसे करूंगा। ईरान के ऊपर ये वाला अटैक बिल्कुल इमिनेंट था, बिल्कुल था, आखिरी 11th आवर में ये पोस्टपोन हुआ, दोबारा होगा? बिल्कुल हो सकता। यानी कि उनका वो दे आर लुकिंग फॉर द राइट टाइम। मैंने आपसे अभी- क्योंकि ईरान बहुत कमजोर, जैसे आप कह रहे थे, मैंने आपको कि एक बात currency बताई बहुत थी ज्यादा कि उनकी। नहीं, वो तो इंटरनल इंतशार था। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप सुपर पावर, मैं मानूं आप माने, कोई माने या ना माने, अमेरिका इज अ सुपर पावर। Oh, definitely. राइट नाउ इफ यू, मैं मेरा ये शोभा नहीं है, बट जो मैं आप जैसे लोगों से सीखता हूँ, रशिया, चाइना आर सॉफ्ट सुपर पावर, अमेरिका इज अ हार्ड सुपर पावर। हाउ दे विल गो एंड टेक एनी एक्शन। बाकी वेनेजुएला में देखे ना उसने क्या किया। वो तो देख लें, अभी जो क्यूबा को वार्निंग दे दी है, ग्रीनलैंड को वार्निंग, ग्रीनलैंड। जबकि चाइना और रशिया मजम्मती बयान नहीं देंगे। हाँ, ठीक है। लेकिन ये बिहाइंड द सीन्स जिस तरह का काम करते हैं ना, But sir- वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। नहीं सर, आप देखें ना, आपने वेनेजुएला के जब ऑयल पे कब्जा कर लिया, लेकिन वो ऑयल कंपनीज कह रही हैं कि ये ऑयल इस काबिल ही नहीं है। गलत कह रही हैं। देखें, ये अमेरिकन स्ट्रेटजी कभी भी वीक फुटिंग पे नहीं होती। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि आप, मेरा जो आर्गूमेंट है जिस पे हम आर्ग्यू कर सकते हैं, मेरा आर्गूमेंट ये है, आपको कभी हेड ऑन इस तरह की नट अनप्रिडिक्टेबल सुपर पावर के साथ हेड ऑन नहीं जाना नहीं जाना चाहिए। सो हमारी स्ट्रेटजी जो वो हमें बुलाते हैं तो हम लंच करने चले जाते हैं, इज गुड। गुड। और ईरान ने ये जो इमिनेंट को रिड्यूस किया है, वो ये स्ट्रेटजी थी कि अब वो थोड़ा सा अब थोड़ा सा स्टेप कि बैक हम हुआ फांसियां है, नहीं लेकिन मे बी टू लिटिल टू लेट, There we क्योंकि are. वो तो अब अटैक करेंगे दोबारा, करेंगे, जैसे लेकिन लग रहा है। अब देखिए ना, आपने उसको डिप्लोमेसी को जगह दी, एंड आई ऑलवेज से दैट व्हेनेवर यू वांट अ सॉल्यूशन, द टू पीपल, द टू नेशन, द टू कंपनीज शुड सिट डाउन एंड देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। एयर मार्शल अरशद मलिक साहब, बातें तो बहुत ज़्यादा थीं और मेरे ख्याल में ये चल सकता था और भी बहुत लंबा, लेकिन इस नशिस्त में हम आपका यहाँ पे ही शुक्रिया अदा करेंगे। और बहुत मज़ा आया, बहुत आपने बातें की, और बड़ी मेरे ख्याल में ऐसी बातें जिस अंदाज में आपने की, मैंने बहरहाल आपको इस तरह कभी बातें करते नहीं देखा। और मैं आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Honor is mine. It was good to be with you. थैंक यू वेरी मच सर।